हेलो फ्रेंड्स। तो आयनिक साम्य की अगली क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में बफर विलयन पूरा करा दिया था। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो विलेयता गुणनफल का है। ठीक है, देखो विलेयता गुणनफल स्टार्ट करते हैं। विलेयता गुणनफल, विलेयता गुणनफल एवं आयनिक गुणनफल। विलेयता गुणनफल को कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड इसको कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयोनिक प्रोडक्ट। देखो कुछ लवण ऐसे होते हैं जिनकी जल में विलेयता काफी अधिक होती है, लेकिन कुछ लवण ऐसे होते हैं जो अल्प विलेय होते हैं और उनकी विलेयता बहुत ही कम होती है। तो वो लवण जिनकी विलेयता बहुत ही कम होती है उनका जो संतृप्त विलयन होगा उनमें संतृप्त विलयन में आयन और जो लवण विलय नहीं होंगे उन दोनों के बीच में साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए AgCl है, तो AgCl एक अल्प विलय लवण है। AgCl एक अल्प विलय लवण है, तो AgCl को जब जल में डालेंगे तो जल में मिलाने पर यह वियोजित होकर बनाएगा Ag प्लस Cl माइनस। तो जल में यह आयन और अघुलनशील AgCl दोनों के बीच में साम्य स्थापित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो आयनों की सांद्रता का जो हम गुणनफल लेते हैं उसे आयनिक गुणनफल कहते हैं। और जब ये साम्यावस्था स्थापित होती है, मतलब आयनों की सांद्रता कांस्टेंट होती है, तब उसमें संतृप्त विलयन होता है और आयनों की सांद्रता के गुणनफल को ही विलेयता गुणनफल भी कहते हैं। तो विलेयता गुणनफल को Ksp से निरूपित करते हैं। तो Ksp बराबर होता है Ag प्लस की सांद्रता गुणा Cl माइनस की सांद्रता। और यही जो गुणनफल है इसको आयनिक गुणनफल भी कहते हैं, इसको आयनिक गुणनफल भी कहते हैं। लेकिन आयनिक गुणनफल कभी भी हो सकता है, मतलब अभिक्रिया शुरू होने से पहले भी, बाद में भी। मतलब आयनों की सांद्रता ज्यादा होगी या कम होती है। यदि ज्यादा होती है तो उनका अवक्षेपण हो जाता है। तो आयनों की गुणनफल ये एक निश्चित है, जब संतृप्त विलयन है उसमें जब साम्यावस्था स्थापित है तो ये निश्चित है, फिक्स है वैल्यू। अगर तापमान नियत रहता है तो Ksp का मान भी नियत रहेगा। ठीक है, तो और यदि मान लीजिए कि आयनों की सांद्रता का जो गुणनफल है इसको आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो यदि आयनिक गुणनफल का मान यदि अधिक होता है तो इसका अर्थ है कि विलयन में आयन की सांद्रता बढ़ गई। अधिक होता है, किससे अधिक होता है? Ksp से। यदि Ksp से अधिक होता है तो उस स्थिति में आयन की सांद्रता बढ़ गई और जो साम्यावस्था है वो विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगी। मतलब यह हुआ कि विलयन में से आयनों का अवक्षेपण हो जाएगा। अवक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, यदि उल्टा होता है, आयनिक गुणनफल का मान, आयनिक गुणनफल का मान Ksp से कम होता है तो जो अवक्षेप है वो घुल जाएगा, असंतृप्त विलयन होगा, वो और ज्यादा घुल जाएगा। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो साम्यावस्था आ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये घुल जाएगा। और जब आयनिक गुणनफल का मान Ksp के बराबर होगा तो ये संतृप्त विलयन होगा।
तो ये कह सकते हैं कि जब बराबर हैं तो संतृप्त विलयन है, और जब अवक्षेपण हो रहा है तो अति संतृप्त विलयन है, और जब ये कम है तो असंतृप्त विलयन है, तो इसमें विलय हो जाएगा। ये असंतृप्त विलयन होगा। तो आयनों के गुणनफल के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और एक निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में जो आयनिक गुणनफल होता है उसी को विलयता गुणनफल या KSP द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए कि AgCl की जल में विलयता S के बराबर है, तो सिल्वर आयन की जो सांद्रता होगी ये S के बराबर होगी, क्लोराइड की सांद्रता भी S के बराबर होगी। तो इस फार्मूले में ये विलयता है, जो S लिखी है हमने, ये विलयता है। विलयता किसकी? AgCl की। AgCl की विलयता यदि S के बराबर है तो क्या होगा? KSP बराबर आ जाएगा S गुणा S, तो S स्क्वायर हो गया, तो S बराबर आ जाएगा रूट में KSP। रूट में KSP आ गया, तो वो सारे लवण जिनमें एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा, मतलब उनमें जो अनुपात होगा वो 1:1 का अनुपात होगा, तो उसमें जो विलयता और KSP में जो संबंध है वो ये संबंध आ जाएगा। जैसे बेरियम सल्फेट है, तो BaSO4 में क्या है? एक धनायन है और एक ऋणायन है। तो ऐसे सारे लवण जिनमें एक धनायन और एक ऋणायन होगा, धनायन और ऋणायनों का अनुपात 1:1 होगा, वहां पर विलयता में और KSP में ये संबंध आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि PbCl2 है। PbCl2 क्या होता है कि ठंडे पानी में अघुलनशील होता है, अल्पविलेय है, लेकिन गर्म पानी में घुल जाता है। तो ठंडे पानी में अघुलनशील है, अवक्षेप बना लेता है, तो इसके संतृप्त विलयन में क्या होगा? Pb2 प्लस 2Cl-। ठीक है, तो यदि PbCl2 की विलयता S के बराबर है तो ये सांद्रता S हो गई, और क्लोराइड की सांद्रता 2S हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें यदि विलयता गुणनफल निकाल दें तो KSP बराबर Pb2 प्लस की सांद्रता गुणा क्लोराइड की सांद्रता का स्क्वायर कर लिया। KSP बराबर Pb2 प्लस गुणा क्लोराइड की सांद्रता का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो Pb प्लस 2 की सांद्रता कितनी है? ये तो S के बराबर हो गई, और क्लोराइड की सांद्रता 2S के बराबर हो गई, 2S का स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा 4, 2 और 1 3, S⁻3, 4 × S⁻3 आ गया। ठीक है, तो क्या होगा? S बराबर आ जाएगा KSP बटा 4 और इस पूरे का क्यूब रूट। S बराबर आ गया KSP बटा 4 और इस पूरे का क्यूब रूट आ गया। ठीक है, तो ऐसे सारे लवण जो इस प्रकार के हों, मतलब 1:2, एक धनायन 2 ऋणायन, उल्टा कर लो 2:1, जैसे Ag2CrO4, इसे सिल्वर क्रोमेट कहते हैं, तो इसमें 2 धनायन है और 1 ऋणायन है। तो इस प्रकार के लवण जिनमें एक धनायन 2 ऋणायन या 2 ऋणायन 1 धनायन हो, उन सबके लिए विलयता में और KSP में ये संबंध आ जाता है। KSP बटा 4 और उसका क्यूब रूट ले लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब लेते हैं, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम सल्फेट है। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 होल थ्राइस, इसके वियोजन से बनेगा 2 मोल बनेंगे एल्यूमिनियम के 3 पॉजिटिव, प्लस 3 मोल बनेंगे सल्फेट के SO4 2 नेगेटिव। 2 मोल एल्यूमिनियम के और 3 मोल बन गए सल्फेट के। ठीक है, तो अगर इसकी विलयता S के बराबर है तो एल्यूमिनियम की आएगी 2S, सल्फेट की आ जाएगी 3S। KSP बराबर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की पावर 2 इंटू SO4 2 नेगेटिव की पावर 3। अब एल्यूमिनियम की विलयता कितनी आ रही है? 2S आ रही है, तो ये 2S का स्क्वायर कर दिया, इसका 3S आ रही है, 3S का क्यूब कर दिया, 2 × 2 4, 3 × 3 का क्यूब करो 27, S की पावर 3 और 2 5 आ गई, 4 × 27 × S⁻5 आ गई, तो ये आ जाएगा 108
s टू द पावर 5, ये KSP का मान आ गया। तो इस प्रकार के लवण जैसे Al2SO4 थ्राइस है, इनमें KSP और S में ही संबंध आ जाएगा। KSP बराबर 108 इंटू S टू द पावर 5 आ गया। इसी प्रकार से मान लीजिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, AlOH होल थ्राइस, तो AlOH होल थ्राइस, इसके वियोजन से बनेगा Al3 पॉजिटिव प्लस 3 मोल्स हाइड्रोक्साइड, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 मोल हाइड्रोक्साइड के बन गए। अगर इसकी विलेयता S है तो इसकी विलेयता S हो जाएगी और इसकी 3S हो जाएगी। तो KSP बराबर एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव गुणा OH नेगेटिव की पावर 3 ले ली। एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव और OH नेगेटिव की पावर 3 ले ली। एल्यूमिनियम की विलेयता आ रही है S और OH की आ रही है 3S की पावर 3। ठीक है, तो ये निकल के आ गया 27 S टू दी पावर 4। ठीक, तो किसी भी प्रकार के यौगिक के लिए विलेयता गुणनफल और विलेयता में इस प्रकार से संबंध निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो इसके उपयोग हैं, मतलब एप्लीकेशंस हैं केमिस्ट्री में, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनके उपयोग देखते हैं। न्यूमेरिकल तो ज़्यादातर इन्हीं पे ऊपर आते हैं जो मैंने बताया अभी, बाकी उपयोग जो है वो काफ़ी अधिक है, तो उपयोग देख लेते हैं एक बार। देखिए, देखिए विलेयता गुणनफल के अनुप्रयोग, कि इनका प्रयोग केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहला आता है पहला अनुप्रयोग है सामान्य लवण के शुद्धिकरण में। जो NaCl होता है वो साधारण नमक है। जब समुद्र के पानी से NaCl को अलग किया जाता है तो NaCl का एक संतृप्त विलयन प्राप्त होता है, जिसमें NaCl के वियोजन से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनते हैं। ठीक है, तो इस संतृप्त विलयन से यदि हमें NaCl को अवक्षेपित कराना है, NaCl को विलयन में से अलग करना है, तो इस विलयन में HCl गैस प्रवाहित कर दी जाती है। जब विलयन में HCl गैस प्रवाहित करते हैं तो HCl के वियोजन से H प्लस और Cl माइनस बनता है। तो Cl माइनस जो है ये समान आयन हो गए, Cl माइनस समान आयन हो गए। तो समान आयन होने के कारण सम आयन प्रभाव हो गया और सोडियम आयन गुणा क्लोराइड आयन का आयनिक गुणनफल इनके विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाता है। सोडियम आयन गुणा क्लोराइड आयन का आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाता है और इसके कारण से इसका NaCl का अवक्षेपण हो जाता है। ठीक है, दूसरा है साबुन के अवक्षेपण में। साबुन के अवक्षेपण में साबुन क्या होता है? साबुन
सोडियम या पोटेशियम आयन का जो बड़े कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनके साथ लवण होता है, जैसे सोडियम पामिटेट, पामिटिक एसिड C15H31 COONA, ये सोडियम पामिटेट हो गया। सोडियम पामिटेट, इसके वियोजन से बनेगा, एक तो ऋणायन बनेगा C15H31 COO नेगेटिव आयन प्लस Na पॉजिटिव आयन। ठीक है। तो क्या होता है कि साबुन के अवक्षेपण करने के लिए साबुन के विलयन में नमक मिला देते हैं, NaCl मिला देते हैं। NaCl के मिलाने से क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन आ गया। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन और सोडियम आयन, इनका आयनिक गुणनफल इनके Ksp से अधिक हो जाता है और Ksp से अधिक होने के कारण इसका अवक्षेपण हो जाता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो अनुप्रयोग है, तीसरा अनुप्रयोग जो प्रयोगात्मक रसायन होता है जिसमें हम धनायनों का परीक्षण करते हैं, उसमें किया जाता है। इसमें कह सकते हैं कि अकार्बनिक मिश्रण के गुणात्मक विश्लेषण में अकार्बनिक मिश्रण के गुणात्मक विश्लेषण में, अकार्बनिक मिश्रण मतलब इनऑर्गेनिक मिक्सचर के क्वालिटेटिव एनालिसिस के गुणात्मक विश्लेषण में। तो देखिए होता क्या है कि जो अकार्बनिक मिश्रण है इसमें धातुओं के लवण होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट हुआ, अमोनियम नाइट्रेट हुआ, कैडमियम क्लोराइड हुआ, जिंक सल्फेट हुआ या जिंक सल्फाइड हुआ। ठीक है। तो धातु आयनों के लवण होते हैं और इन लवणों में कौन सा धातु आयन उपस्थित है, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा इनका परीक्षण किया जाता है। ठीक है। तो परीक्षण करने के लिए क्या होता है कि धातु आयनों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा गया है, अलग अलग समूहों में बांटा गया है, क्योंकि जो भी लवण हमारे पास होता है जिसका हमें विश्लेषण करना है और धनायन या ऋणायन बताने हैं कि भाई उनमें कौन से धनायन उपस्थित हैं या कौन से ऋणायन उपस्थित हैं, तो वो बताने के लिए धनायन, स्पेशली जो धनायन बताने के लिए पहले हमें उसका विलयन बनाना पड़ता है। विलयन बनाने के बाद उनमें से धनायनों को अवक्षेपित किया जाता है। अवक्षेपित करने के बाद उसको छान लेते हैं। तो छानने के बाद जो अवक्षेप होता है उसमें वो धनायन उपस्थित होते हैं और उसमें उसका परीक्षण किया जाता है। तो जो पहला इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि धनायनों को अवक्षेपण कैसे किया जाए। तो धनायनों का अवक्षेपण के लिए कुछ अभिकर्मक होते हैं। तो अभिकर्मक जो समान गुण के धनायन हैं उनको समान समूह में रखा गया है। तो गुणात्मक विश्लेषण का जो प्रथम समूह है, फर्स्ट ग्रुप, गुणात्मक विश्लेषण का जो प्रथम समूह है, प्रथम समूह का जो अभिकर्मक है वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या होता है, कुछ धातु आयन ऐसे होते हैं जिनके क्लोराइड का विलेयता गुणनफल बहुत ही कम होता है। तो इस कारण से वो धनायन HCl की उपस्थिति में अवक्षेपित हो जाते हैं। कुछ धातु आयन ऐसे होते हैं जिनके क्लोराइड का विलेयता गुणनफल कम होता है और वो आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, प्रथम समूह में रखे जाते हैं Pb2+, Hg2+ और Ag+। तो ये धनायन ऐसे हैं, इनके विलयन में जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे
तो ये इनके क्लोराइड अवक्षेपित हो जाएंगे। कारण क्या कि इनके क्लोराइड का जो विलेयता गुणनफल है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो क्या होगा, Pb जो है वो PbCl2 के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा, Hg2Cl2 के रूप में और AgCl के रूप में। तो इनके क्लोराइड अवक्षेपित हो जाएंगे और अवक्षेपित होने का एक ही कारण है कि इनके क्लोराइड का विलेयता गुणनफल कम है, इसलिए HCl मिलाया जाता है। ठीक, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात लेते हैं। देखो, एक तो द्वितीय समूह को सेकंड ग्रुप लिख लेते हैं। सेकंड ग्रुप या द्वितीय समूह एक ही बात है। सेकंड ग्रुप, और एक ले लेते हैं फोर्थ ग्रुप। ग्रुप मतलब समूह हो गया, सेकंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप। ठीक है, अच्छा अब देखो, सेकंड ग्रुप में जैसे सेकंड ग्रुप में आ जाते हैं PbS। मैं बताता हूं क्या है ये PbS, HgS, CuS, CdS कैडमियम सल्फाइड, SNS टिन सल्फाइड, Bi2S3 बिस्मथ सल्फाइड, Sb2S3 एंटीमनी सल्फाइड, As2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। और चौथे ग्रुप में है MnS, ZnS, NiS और COS। मतलब चौथे ग्रुप में एग्जैक्टली Mn+2 आयन, Zn+2 आयन, Ni+2 आयन, CO+2 आयन, ये चौथे ग्रुप में है। अब ये सल्फाइड मैंने क्यों लिखे वो समझना ध्यान से। देखो, ये सेकंड ग्रुप में Pb+2, Hg+2, Cu+2, Cd+2, ये जो धातु आयन हैं, इन धातु आयनों के सल्फाइड के विलेयता गुणनफल काफी कम होते हैं और इनके मैग्नीज, जिंक, निकेल, कोबाल्ट के सल्फाइड के विलेयता गुणनफल अधिक होते हैं। इन आयनों के सल्फाइड के विलेयता गुणनफल कम होते हैं और इन आयनों के सल्फाइड के विलेयता गुणनफल अधिक होते हैं। क्लियर? इन आयनों के सल्फाइड के विलेयता गुणनफल कम है और इनके सल्फाइड के विलेयता गुणनफल अधिक है। तो इसके इन आयनों के सल्फाइड को यदि अवक्षेपित करना है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्या चाहते हैं कि ये सल्फाइड अवक्षेपित हो जाएं और ये सल्फाइड अवक्षेपित ना हो। ये दोनों ही आयन एक ही मिश्रण में उपस्थित हैं, मतलब PbMn भी हो सकता है, साथ में HgZn भी हो सकता है। तो ये आयन जो हैं वो एक ही मिश्रण में उपस्थित हैं और हम ये चाहते हैं कि केवल ये अवक्षेपित हो और ये अवक्षेपित ना हो। केवल सेकंड ग्रुप के धातु सल्फाइड अवक्षेपित हो और चौथे ग्रुप के धातु सल्फाइड अवक्षेपित ना हो। तो ऐसा करने के लिए हमें सल्फाइड की मात्रा को कम करना पड़ेगा। सल्फाइड की मात्रा जब कम की जाएगी तो केवल दूसरे ग्रुप के धातु सल्फाइड अवक्षेपित होंगे और चौथे ग्रुप के धातु सल्फाइड अवक्षेपित नहीं होंगे। क्योंकि अगर सल्फाइड हम कम रखेंगे तो केवल वही सल्फाइड अवक्षेपित होंगे जिनका विलेयता गुणनफल कम है। तो दूसरे ग्रुप के धातु सल्फाइडों का विलेयता गुणनफल कम है तो केवल वही अवक्षेपित होंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, हम ये चाहते हैं कि केवल सेकंड ग्रुप के धातु सल्फाइड अवक्षेपित हो, चौथे ग्रुप के धातु सल्फाइड अवक्षेपित ना हो। केवल दूसरे ग्रुप के धातु सल्फाइड अवक्षेपित हो, चौथे ग्रुप के धातु सल्फाइड अवक्षेपित ना हो। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए, ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब सल्फाइड की जो सांद्रता है वो कम कर दी जाए। अब सल्फाइड की सांद्रता कम कैसे करेंगे? सल्फाइड की सांद्रता को कम करने के लिए H2S के साथ HCl की उपस्थिति में H2S गैस प्रवाहित की जाती है। HCl की उपस्थिति में H2S गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो जब HCl की उपस्थिति में H2S गैस प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा कि जो H2S है
इसके वियोजन से बनेगा 2 मोल H प्लस और S-2, और HCl से बनेगा H प्लस और Cl माइनस। तो ये कॉमन आयन आ गया, सम आयन प्रभाव आ गया, जिसकी वजह से सल्फाइड की मात्रा कम हो जाएगी। और सल्फाइड की मात्रा अगर कम हो गई तो केवल दूसरे ग्रुप के धातु सल्फाइड ही अवक्षेपित होंगे, चौथे ग्रुप के नहीं होंगे, क्योंकि उनके सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल कम है। अच्छा, इसके बाद अब मान लो हमें चौथे ग्रुप का अवक्षेपण करना है, तो चौथे ग्रुप का अवक्षेपण करने के लिए हमें सल्फाइड की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाएंगे कैसे? तो बढ़ाने के लिए चौथे ग्रुप में NH4OH और H2S दोनों ले लेते हैं। तो होता क्या है, NH4OH के वियोजन से बनेगा NH4 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। NH4OH के वियोजन से बनेगा NH4 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। तो होगा ये कि जो हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, यह हाइड्रोक्साइड आयन इस H प्लस से अभिक्रिया करके H2O बना देगा, और यह साम्य अवस्था अग्र दिशा में विस्थापित होगी, तो सल्फाइड आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, और सल्फाइड आयन की सांद्रता यदि बढ़ गई तो चौथे ग्रुप के धातु सल्फाइडों का आयनिक गुणनफल उनके KSP से अधिक हो जाएगा और धातु सल्फाइड अवक्षेपित हो जाएंगे। चौथे ग्रुप के धातु सल्फाइडों का आयनिक गुणनफल उनके KSP से अधिक हो जाएगा और वो अवक्षेपित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो अभिकर्मक होता है चौथे ग्रुप का, वो NH4OH प्लस H2S होता है। इसी प्रकार से तीसरे ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में ग्रुप अभिकर्मक होता है NH4OH प्लस NH4Cl। यहां भी वही कारण है, तृतीय ग्रुप के जो धातु आयन हैं उनको हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित किया जाता है। तो हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित करने के लिए NH4OH का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाकी कोई वर्ग के अवक्षेपित ना हो जाएं, इसलिए हाइड्रोक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए साथ में NH4Cl मिलाया जाता है। NH4Cl मिलाने से क्या होगा, समायन प्रभाव हो गया अमोनियम आयन का, तो हाइड्रोक्साइड की सांद्रता कम हो जाएगी, और तृतीय ग्रुप के एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस या फिर CrOH होल थ्राइस, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड या फिर FeOH थ्राइस, बस यही अवक्षेपित हो पाएंगे और कोई अवक्षेपित नहीं होगा। ठीक है, चौथे ग्रुप के बाद जो पांचवा ग्रुप है, पांचवें ग्रुप में जो ग्रुप अभिकर्मक है फिफ्थ ग्रुप का, वो होता है NH4 ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम कार्बोनेट की उपस्थिति में जो फिफ्थ समूह के धातु आयन हैं उनके कार्बोनेट अवक्षेपित हो जाते हैं, जैसे BaCO3, SrCO3 स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो धातु कार्बोनेट फिफ्थ समूह में अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये विलेयता गुणनफल के कुछ अनुप्रयोग थे। इसके बाद इस पर आधारित कुछ सवाल कर लेते हैं। सवाल करेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए,
हाँ भाई देखो, इस पर आधारित कुछ सवाल कर लेते हैं। स्टेज 1, स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर 49। स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर 49 देखो, इसमें है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को अवक्षेपित होने के लिए आवश्यक हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता क्या होगी यदि विलयन में 0.01 m मैग्नीशियम आयन उपस्थित है और Ksp का मान 1.2 10⁻⁻11 मोल पर लीटर क्यूब दे रखा है। देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, तो होता क्या है, MgOH ट्वाइस ये जब वियोजित होगा तो वियोजन से बनेगा Mg2 प्लस 2 मोल OH माइनस। MgOH ट्वाइस के वियोजन से बनेगा Mg2 प्लस 2 मोल हाइड्रोक्साइड। अब देखिए Ksp बराबर आएगा Mg2 प्लस की सांद्रता गुणा OH नेगेटिव का स्क्वायर आ गया, Mg2 प्लस और OH नेगेटिव का स्क्वायर आ गया। Ksp का मान 1.2 10⁻⁻11, Ksp का मान है 1.2 इंटू 10⁻⁻11 बराबर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता दे रखी है 0.01 गुणा OH नेगेटिव का स्क्वायर। तो इसके हिसाब से OH नेगेटिव का जो स्क्वायर है ये इक्वल्स टू आ जाएगा 1.2 10⁻⁻11 अपॉन 0.01, ये आ गया। ये बराबर हो जाएगा, दो पावर कम कर दो तो 1.2 10⁻⁻9 आ गया, या फिर इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻⁻10। तो इससे हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता आ जाएगी, इसका रूट लेना पड़ेगा, ये हो गया 10⁻5। और जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें केवल एक ही ऑप्शन है 3.46, जो लगभग इसके रूट के बराबर आ जाएगा 3.46। तो ये अपना आंसर आ गया, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 3.46 10⁻5 मोल प्रति लीटर हो गई। देखो, इसमें कहा गया है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक उसको मैग्नीशियम आयन की जो सांद्रता है वो 0.01 मोल प्रति लीटर है, और उसको अवक्षेपित करने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पूछी गई है, और Ksp का मान दे रखा है, Ksp का मान दे रखा है 1.2 10⁻⁻11। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट करके और हमने हाइड्रोक्साइड की सांद्रता निकाल ली। ये था क्वेश्चन नंबर 49। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखो, क्वेश्चन नंबर 50 में है कि AgCl का 298 केल्विन पर विलेयता गुणनफल 4 10⁻⁻10 है। तो AgCl की विलेयता 0.04 m CaCl2 विलयन में क्या होगी। देखो, AgCl के वियोजन से बनेगा Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और दिया गया है CaCl2। CaCl2 प्रबल विद्युत अपघट्य है, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा। तो जब ये पूर्ण रूप से वियोजित होगा तो बनाएगा Ca2 प्लस 2 मोल क्लोराइड आयन के बनाएगा, Ca2 प्लस 2 मोल क्लोराइड आयन के बना लिए। ठीक है, और CaCl2 की जो सांद्रता है वो 0.04 के बराबर है। तो अगर ये 0.04 है तो ये 0.04 होगा, और ये होगा 2 इंटू 0.04 बराबर 0.08।
2 इंटू 0.04, 0.08 आ गया। ठीक है, अब देखो ये सांद्रता क्लोराइड की है और क्लोराइड जो है वो समायन प्रभाव डालेगा, तो AgCl की जो विलेयता है वो कम हो जाएगी। तो यदि किसी लवण की विलेयता निकालनी होती है किसी दूसरे की उपस्थिति में, तो जो आयन समान नहीं होता उसकी सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो जो सिल्वर आयन है वो समान नहीं है, सिल्वर आयन समान नहीं है तो बस उसकी सांद्रता ज्ञात कर लेंगे, और उसका जो Ksp का मान दे रखा है वो 4 10 टू दी पावर माइनस 10 है। ठीक, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 बराबर Ag प्लस की सांद्रता गुणा Cl माइनस की सांद्रता। तो Ag प्लस की सांद्रता बराबर क्या आएगी, ये बराबर होगा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 पॉइंट 0.08। तो ऊपर 400 कर लेते हैं, नीचे 8 हो जाएगा। 400 गुणा 10 टू दी पावर माइनस 10 बटा 8, तो ये 50 गुणा 10 टू दी पावर माइनस 10, या फिर 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9। ये आंसर निकल कर आ गया, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9। ठीक है, तीसरा आंसर हो गया। इसके बाद ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50। बाकी समान प्रकार के सवाल हैं। 53 लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि आसुत जल में कितने ग्राम CaC2O4 घोला जाए कि इसका 1 लीटर संतृप्त विलयन बन जाए। इसका Ksp का मान दे रखा है और CaC2O4 का अणुभार दे रखा है। तो संतृप्त विलयन में CaC2O4 का द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, देखो तो CaC2O4 जब वियोजित होगा CaC2O4, ये कैल्शियम ऑक्सलेट है, इसके वियोजन से बनेगा Ca2 प्लस C2O4 2 नेगेटिव आयन, Ca2 प्लस आयन प्लस C2O4 2 नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है, अब यदि इसकी विलेयता S मान लें तो ये S हो जाएगा, इसका S हो जाएगा। तो Ksp बराबर S स्क्वायर आ गया, तो S बराबर आ जाएगा रूट में Ksp बराबर, Ksp का मान है 2.5 10 टू दी पावर माइनस 9, रूट में 2.5 10 टू दी पावर माइनस 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5 गुणा -5, ये आ गया मोल प्रति लीटर। ठीक है, लेकिन क्या है कि आंसर पूछा गया ग्राम में, ग्राम में पूछा है, तो जो भी आंसर आया है उसमें इसके अणुभार का गुणा करना पड़ेगा। इसका अणुभार दे रखा है 128। ठीक है, तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 गुणा 128। 128 का अणुभार दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 640 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, तो 3 और 2 5, तो 0.0064 ग्राम ये आ जाएगा, 0.0064 ग्राम आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 53, फर्स्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखो
हाँ जी, देखिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में है कि यदि लिथियम सोडियम हेक्साफ्लोरोएल्यूमिनेट की विलेयता S हो तो इसका विलेयता गुणनफल क्या होगा? KSP का मान निकालना है। तो इसमें क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 55 में फॉर्मूला दे रखा है Li3 Na3 AlF6 इसका ट्वाइस दे रखा है। जब ये वियोजित होगा तो उसके वियोजन से 3 मोल बनेंगे Li पॉजिटिव प्लस 3 मोल आ जाएंगे Na पॉजिटिव प्लस 2 मोल आ जाएंगे AlF6 और इस पे चार्ज होगा -3। ठीक है, तो अगर इसकी विलेयता S के बराबर है तो इसकी 3S आएगी, इसकी 3S आएगी और इसकी 2S आ जाएगी। ठीक, तो KSP बराबर आएगा Li पॉजिटिव टू द पावर 3 Na पॉजिटिव टू द पावर 3 AlF6 -3 टू द पावर 2। ये आ गया Li पॉजिटिव टू द पावर 3, Na पॉजिटिव टू द पावर 3 और AlF6 टू द पावर 2 आ गया। अब Li की जो विलेयता है वो 3S है, तो ये आ गया 3S टू द पावर 3, 3S टू द पावर 3, 2S टू द पावर 2। तो ये हो गया 27 गुणा 27 गुणा 4 गुणा 3 और 3 6 और 2 8 S टू द पावर 8। ये आ गया 27 गुणा 27 गुणा 4 गुणा S टू द पावर 8। ये सॉल्व करने पर आएगा 2916 S टू द पावर 8, 2916 S टू द पावर 8। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 55 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 56 में है एक धातु हाइड्रोक्साइड है MOH ट्वाइस कि KSP का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 × 10⁻⁻⁶ है। MOH ट्वाइस ये ब्रेक होगा, टूटेगा, वियोजित होगा, तो M+2 प्लस 2 मोल हाइड्रोक्साइड के बना दिए। ठीक है, 2 मोल हाइड्रोक्साइड के बना दिए। संतृप्त विलयन की पीएच पूछी जा रही है, तो पीएच निकालने के लिए पहले हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता निकालनी पड़ेगी, फिर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालेंगे और फिर पीएच निकालेंगे। तो इसमें जो KSP का मान है वो है 4 × 10⁻⁻⁶, 4 × 10⁻⁻⁶ बराबर, इसकी विलेयता S ले लेते हैं तो OH की हो जाएगी 2S की पावर 2 हो गई। ठीक, तो ये हो जाएगा 4S टू दी पावर 2 और 1 3, तो S³ बराबर 4 × 10⁻⁻⁶ बटा 4, 1 × 10⁻⁻⁶ आ गया। S निकालना है, 3 से भाग कर दो, -2 आ गया, 10⁻⁻² आ गया। ठीक है, अब ये 10⁻⁻² आ गया तो हाइड्रोक्साइड की सांद्रता कितनी है? 2S के बराबर है, तो हाइड्रोक्साइड की सांद्रता आ गई 2 × 10⁻⁻²। अब निकालेंगे POH, तो POH बराबर आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन बराबर नेगेटिव लॉग 2 × 10⁻², नेगेटिव लॉग 2 × 10⁻²। ये आ गया, इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग
ऑफ 2 प्लस नेगेटिव लॉग 10 टू द पावर -2, तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि ये -2 आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 माइनस log 2, और log 2 का मान 0.3, लगभग 0.301 होता है, 0.3 लिख सकते हैं, तो 2 माइनस 0.3 आ गया POH। इससे हम निकाल लेंगे pH, तो pH बराबर आ जाएगी 14 माइनस OH POH बराबर 14 माइनस 2 प्लस 0.3, तो ये 12.3 आ गया। 14 माइनस 2 प्लस 0.3, तो 12.3 हो गया, तो इसकी pH आ गई 12.3 के बराबर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, तो ये अपना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये विलेयता क्लोरोफॉर्म खत्म हो गया। अब अपना बचा है आयनिक इक्विलिब्रियम में एक तो इंडिकेटर बचा है, और इंडिकेटर के बाद जो टाइट्रेशन होती है, अनुमापन होता है, अम्ल क्षार अनुमापन, वो टॉपिक और बचा है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तो पहले इंडिकेटर खत्म करते हैं और फिर अम्ल क्षार अनुमापन के जो सवाल होंगे वो कर लेंगे, जो उनमें मेनली ग्राफ आते हैं कुछ, तो वो बता देंगे अगली क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।